नमस्कार, मैं मोहम्मद बिलाल अंसारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम फ्रेंड्स बात करेंगे पॉलिटी के शुरुआती क्लासेस के बारे में और आज से हमारी पॉलिटी की क्लास यूट्यूब पे शुरू कर दी गई है हमारे द्वारा। और हम पहले बात करेंगे जैसे पॉलिटी पढ़ाने में संवैधानिक क्रम कि संविधान का विकास कैसे हुआ और भारत में संविधान की शुरुआत हुई, संविधान कहाँ से किस पॉइंट से झलकता है और कौन से एक्ट में संविधान की पहली बार बात की गई। तो आज हम उस पे डिस्कस करते हुए, इन सब बातों को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। और नो डाउट आप मेरे नाम से परिचित हैं, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अंसारी है और मैं इसमें दिल्ली से क्लास ले रहा हूँ आप सभी की। वॉइस वैसे सही होगी, विजिबल हैं, दिख रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम संविधान की आज बात करते हैं कि संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जो है धीरे-धीरे क्रमिक विकास की प्रक्रिया रही है भारत में और पहली बार इसकी झलक कौन से एक्ट या कौन से उसमें कानून में झलकती है या दिखती है, आज हम उसकी बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के विकास को 2 चरणों में विभाजित करके देख सकते हैं। पहला चरण जो हमारा होगा वो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत किस तरीके से विकास हुआ और दूसरा जो हमारा चरण होगा वो होगा ब्रिटिश ताज या क्राउन के अंतर्गत भारत शासन। कि भारत के 2 तरीके से भारत को डिवाइड किया गया था उस समय शासन के रूल में। पहले तो हम बात करते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का शासन हुआ करता था, तो आप देखेंगे कि 1773 से लेकर 1853 तक की जो घटनाएँ हुई, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी उस पे रूल करती थी, उसका शासन-प्रशासन वह ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी। राजनीतिक प्रशासनिक तरीके से पूरे ज़िम्मेवारी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी मालिक हुआ करती थी। अगर हम उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो ब्रिटिश ताज या क्राउन के अंतर्गत, तो वो जब आप देखते हैं 1857 का विद्रोह होता है। बेसिकली ये हिस्ट्री का इसके पहले की जो घटनाएँ होंगी वो हिस्ट्री में आप कवर करेंगे, हिस्ट्री के टीचर से आप पढ़ेंगे। हमारा काम है कि जहाँ से पॉलिटी की चीज़ें स्टार्ट होती हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे ब्रिटिश ताज या क्राउन के अंतर्गत 1858 से 1947 तक जो भी घटनाएँ घटी वो ब्रिटिश ताज के डायरेक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी भारत में प्रत्यक्ष तरीके से। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अप्रत्यक्ष तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए। तो हम अब बात करते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करते हैं कि उनमें क्या-क्या बातें की गई थी और वो एक्ट क्यों आया था और संविधान की झलक उसमें कौन से तरीके से दिखती है। तो ये हम बात करते हुए आपको बताते हैं कि कंपनी के कार्य नियंत्रण करना और राज्य मतलब राजनीतिक और प्रशासनिक तरीके से जो कंपनी का कार्य था वो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेट करना चाहती थी, नियंत्रित करना चाहती थी। तो हम उसकी बात करते हैं। फिर अगर आप देखेंगे वो ब्रिटिश शासन द्वारा चलाया जाने लगा। 1773 के पहले इतिहास में आप पढ़ेंगे 1773 के पहले जो भी घटनाएं होती थी वो एक बाकायदे बोर्ड बनाया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो कंट्रोल करते थे। लेकिन बाद में आप देखेंगे कि 1773 से और 1853 तक डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करना स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पे डिफरेंस ये है कि 1858 से लेकर 1947 तक डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी और यहाँ पे अप्रत्यक्ष तरीके से और यहाँ पे प्रत्यक्ष तरीके से। बात को समझ गए होंगे आप। अब हम बात करते हैं, देखिए लिखित संविधान मतलब प्रशासन की शुरुआत की गई। पहली बार जो झलक मिलती है हमें केंद्रीय प्रशासन की, वो मिलती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आप देखेंगे कि पहली बार जो केंद्रीय प्रशासन जो आज वर्तमान में जो ढांचा हमारा बन के तैयार हुआ है कि केंद्र की गवर्नमेंट अलग होगी, राज्यों की सरकारें अलग होंगी, वो पहली बार जो केंद्रीकृत किया गया, मतलब सारी चीज़ों को जोड़ के एक केंद्र बनाया गया, एक संघ बनाया गया। तो पहली बार उसकी झलक मिलती है हमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। फिर अगर हम बात करते हैं उस समय लिखित संविधान की शुरुआत की गई। कंपनी के द्वारा जो भी चीज़ें लागू की गई थी अब उसको अप्रत्यक्ष तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन कर दिया गया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसीलिए आया था ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का अप्रत्यक्ष तरीके से नियंत्रण, इनडायरेक्ट तरीके से नियंत्रण कंपनी पे बना रहे और कंपनी के जो क्षेत्र हैं जिस पे कंपनी रूल करती थी वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश राज के अंतर्गत जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उसका रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट को चला जाए। फिर अगर हम बात करते हैं इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आप देखेंगे कि बंगाल के गवर्नर को बेसिकली पहले जो है बंगाल, मद्रास
और बम्बई प्रेसिडेंसी, ये 3 प्रेसिडेंसियाँ होती थी। इन तीनों के स्वतंत्र अलग-अलग गवर्नर होते थे। क्या मैंने कहा कि इन 3 प्रेसिडेंसियों के अलग-अलग गवर्नर होते थे। मैंने ये नहीं कहा कि गवर्नर जनरल होते थे, अलग-अलग गवर्नर। पहले गवर्नर ही बोला जाता था। तो गवर्नर जनरल होते थे। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या किया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर आप देखेंगे पहले जो गवर्नर जनरल बने, मतलब वही जो गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स, वही पहली बार बंगाल में गवर्नर जनरल के रूप में स्थापित हुए। उन्हीं को ये कार्यभार संभालने के लिए दिया गया। फिर अगर हम बात करते हैं पहली बार 1773 में ही झलकती है जो संविधान की आज जो है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और मंत्रिपरिषद वगैरह की जो बात हम करते हैं, बेसिकली मंत्रिपरिषद की ही जो बात हम करते हैं, वो मंत्रिपरिषद की झलक पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में दिखती है। आपको ये चीज़ें बहुत ही मतलब कहाँ से मैं खोज के लाया हूँ ये मुझे ही पता है। बहुत मतलब माइन्यूट, बहुत ऐसे बिंदुओं पे आपको डिस्कस करने, जैसे आपसे सवाल पूछ ले कि पहली बार केंद्रीकृत सत्ता की स्थापना कहाँ झलकती है, तो आपको 1773 लगाना पड़ेगा अगर एग्जाम में आता है तो। फिर आपसे पूछेगा पहली बार भारत में गवर्नर जनरल का पद कब सृजित किया गया, तो आपको 1773 लगाना पड़ेगा। ये होता है PYQ। और आपको जो इसमें प्री में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि पहली बार हर चीज का, जैसे पूछेगा पहली बार गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, तो आप बताएंगे वारेन हेस्टिंग को। तो ये समझने का एक तरीका है और नो डाउट मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पूरी क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, पूरी क्लास बहुत ही संविधान का क्रम, संविधान क्रम तरीके से कैसे विकसित हुआ, संविधान में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड की गई, पहली बार कब झलक उसकी दिखती है, ये सब चीज़ें मैं आपको डिस्कस करते हुए बताते चलूँगा। अब मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ बात कर ली वारेन हेस्टिंग, फिर 4 सदस्यीय परिषद कार्य में सहायता। अब देखिए पहली बार मतलब मंत्रिपरिषद की जो आज हम वर्तमान स्थिति देखते हैं वो पहली बार कब दिखती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली बार ऐसी झलक कब दिखती है मंत्रिपरिषद की, तो आप क्या बताएंगे? आप सोचिए, सोच के थोड़ा सा आप डिस्कस करके बताइए, या आपके दिमाग में जो भी चीजें चल रही हैं उसको आप सोचिए जरा सा। देखिए सोचने से ही पॉलिटी वगैरह के क्वेश्चन या किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन इवन कहिए, तो सोचने से ही डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं अपनी सोच के साथ। तो हम अब बात करते हैं 4 सदस्यीय परिषद। अब 4 सदस्यीय परिषद पहली बार 1773 में झलकती है। जब पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये 4 सदस्यीय, तो ये जो आपको मंत्रिपरिषद आज दिख रही है, ये पहली बार 1773 में ही देखने को मिलती है। जो किसकी मदद करने के लिए या किसकी हेल्प करने के लिए थी, तो वो थी गवर्नर जनरल को मदद करने या हेल्प करने के लिए उनके कार्यों में। फिर अगर हम बात करते हैं बंबई तथा मद्रास, अब जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि 3 गवर्नर होते थे, ठीक है, 3 गवर्नर होते थे। पहला गवर्नर जो होता था वो बैठता था बंगाल में, मतलब किसी को सुप्रीम किसी पे सुपीरियरिटी नहीं दिया जा सकता उस समय। 1773 के पहले सारे स्वतंत्र हुआ करते थे। 3 गवर्नर थे, मद्रास, बॉम्बे और आपका जो है बंगाल। और बंगाल का बेसिकली हेडक्वार्टर कोलकाता, तो वहां पे वो बैठते थे। तो ये तीनों स्वतंत्र कार्य करते थे। कब? 1773 के पहले। अब आप जाइए 1773 के बाद, मतलब 1773 पे आप आ जाइए या इवन कहें उसके बाद भी। तो 1773 में जब आप देखेंगे तो ये तीनों गवर्नर जो थे, तो सुप्रीम कर दिया गया किसको? बंगाल के गवर्नर जनरल को। वारेन हेस्टिंग को मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल के ऊपर प्राथमिकता दी गई और उसका पद उससे ऊपर रख दिया गया। 2 गवर्नर जनरल उसके सबऑर्डिनेट, मतलब उसके अंडर में हो गए। किसके? बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में मद्रास और बम्बई के गवर्नर आ गए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी नो डाउट। बहुत ही क्लियरेंस, बहुत ही क्लियर कट समझाने का तरीका है और बहुत ही सुगम तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी दिमाग पे लोड नहीं लेना है, बहुत आराम से समझने की कोशिश करना है। अब हम बात करते हैं, जब बंबई और मद्रास के गवर्नर को वारेन हेस्टिंग, मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, उसके बाद क्या घटनाएं हुई? ये सब घटनाएं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही देखने को मिलती हैं। फिर अगर हम बात करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या था, इसको आप समझिए। एक होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक होता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए कंपनी के प्रशासनिक और व्यापारिक, बेसिकली कंपनी व्यापार करने भारत में आई थी, लेकिन उसने कुछ टाइम बाद लगभग 1773 के पहले से ही, जब वो भारत में अपना व्यापारिक केंद्र खोलना शुरू करती हैं, उसके बाद वो कहीं न कहीं भारत में प्रशासनिक तरीके से भी हस्तक्षेप करना शुरू कर देती हैं। और फिर क्या होता है कि 1773 आते-आते भारत में कंपनी व्यापारिक कम और राजनीतिक और प्रशासनिक ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस रवैये को ब्रिटेन की सरकार के नज़र में लाया जाता है, और ब्रिटेन की सरकार को लगता है कि एक कंपनी किसी देश में जाके व्यापार तो कर सकती है, लेकिन वहाँ के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे को भी अपने अंडर कंट्रोल में ले ले, ये कैसे हो सकता है। तो फिर वही इसी कंट्रोल, कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन सरकार की तरफ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक समूह बनाया गया कि वो कंपनी के कार्यों पे कठोर निगरानी रखेंगे। अच्छा, एक होता है निगरानी रखना, जैसे सपोज करिए कि मैं किसी पे निगरानी रखूं कि हाँ कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं, और एक होता है कठोर कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं नहीं, कब गए थे और किससे मिले थे और कब मिले थे और क्यों मिले थे और क्या बातें हुई थी। ये होती है कठोर तरीके की निगरानी रखना। तो वो कठोर तरीके की निगरानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तहत कंपनी के लोगों के ऊपर या कंपनी के कार्यों पर रखी गई। यहाँ तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नो डाउट। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स क्लियर। बाय। फिर हम बात करते हैं कलकत्ता में उच्चतम। अच्छा, सबसे बड़ी बात, जैसे आप देख रहे हैं आजकल हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट्स हैं, मतलब उच्च न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय है। अब उच्च न्यायालय भारत में एक ही है, उच्चतम न्यायालय भारत में इस समय 25, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 25 है। अगर हम बात करें तो उस समय जो उच्च न्यायालय हुआ करता था वो होता था ब्रिटेन में। कोई भी जो आखिरी जो सुनवाई होती थी, जो फाइनल हियरिंग होती थी, वो ब्रिटेन में होती थी, और उसके नीचे की जो सुनवाइयां होती थी वो पहली बार 1773 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। अब उच्चतम न्यायालय की स्थापना कोलकाता में इसलिए की गई क्योंकि आए दिन देखा जाता था ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश कंपनी के लोगों और भारत के लोगों के बीच में मतलब बहुत सारी ऐसी कटुआहट थी, रहेगी ही, क्योंकि किसी भी देश की अगर सोर्स को आप अपने देश ले जाते हैं तो वहाँ की जनता तो आपके खिलाफ हो ही जाएगी। तो आए दिन ऐसे केस आते रहते थे, तो इसलिए 1773 में ऐसा महसूस किया गया ब्रिटेन सरकार के द्वारा कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होना चाहिए। तो पहला उच्चतम न्यायालय जो बनाया गया वो बनाया गया आपके बंगाल में, बंगाल के कोलकाता में। मतलब कोलकाता हाई कोर्ट बहुत पुराना हाई कोर्ट है, 1773 में ही उसकी स्थापना हो गई थी। और जो 1773 में जब उसकी स्थापना हुई तो जो उसके पहले न्यायाधीश बने वो एलिजा एम्पो बने। ठीक, वो जो पहले न्यायाधीश वहां बने, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना कोलकाता में की गई, उसके पहले न्यायाधीश कौन थे, और 4 नाम आपको दे देगा और फिर आपको कहेगा कि आप सही विकल्प चुन के इसका आंसर दीजिए। तो आप क्या चुनेंगे? एलिजा एम्पो, जो पहले वहां के ब्रिटिश न्यायाधीश बने। यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जिन भी पॉइंट पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं डिस्कस करने या उसको बताने के लिए तैयार हूँ। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, कंटिन्यूटी में क्लास रहेगी, डेली एक क्लास आपको पॉलिटी की मिलती रहेगी। और ये मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ जहाँ से हिस्ट्री खत्म होती है और जहाँ से पॉलिटी शुरू होती है। ये इतना ब्रीफ में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझे कि संविधान कैसे विकसित हुआ। क्या संविधान सिर्फ जो वर्तमान में दिख रहा है वही स्थिति में था, या जब विकास के क्रम में ये था, विकास के चरण में था, तो कैसे संविधान विकसित हुआ, इसकी बात हम कर रहे हैं। आप देखेंगे कितने अच्छे तरीके से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और उसमें क्या क्या चीज़ें घटित हुई, उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं कि संविधान फाइनली हम 2-3 क्लास जब आगे बढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि संविधान कैसे बना, क्या क्या उसके ऊपर किसके कहाँ कहाँ के प्रभाव पड़े। 1935 का एक्ट क्या कहता है, 1919 का क्या कहता है, 1909 का क्या कहता है, 1833 का क्या कहता है, 1813 का क्या कहता है, 1784 का क्या कहता है, फिर आप बात करेंगे 1861 का क्या कहता है, 1858 का क्या कहता है। इन सब चीज़ों पे क्रमिक तरीके से बात होगी। परेशान नहीं होना है, बहुत आराम से क्लास करना है। जो भी डाउट हो आप
कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे के पॉइंट की। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कि कोलकाता हाई कोर्ट उस समय उच्चतम न्यायालय पहली बार 1773 में बनाया गया, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पो बने। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे हमने बताया कि जब भी कोई एक्ट आता था, जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने पार्लियामेंट से कोई एक्ट पारित करके भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना चाहती थी, तो वो उसके बाद कुछ ऐसे एक्ट भी लाई जो एक्ट पुराने एक्ट में अगर कोई गलतियां या कोई सुधार करना हो तो नए एक्ट में उन चीज़ों को इंक्लूड, उन चीज़ों को समावेशित करके पेश किया गया भारत में। और भारत की जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पे कठोर नियंत्रण करने की कोशिश की गई। जैसे कि यहाँ अभी बताया ही था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये बेसिकली वो लोग हुआ करते थे कुछ, तो वहाँ ब्रिटेन की पार्लियामेंट के लोग इसमें शामिल हुआ करते थे, कुछ वहाँ के व्यापारिक वर्ग शामिल हुआ करते थे, तब ये बोर्ड बनता था। फाइनली ये बोर्ड जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कठोर नियंत्रण रखता था कि उनका प्रशासनिक ढांचा क्या है, उनका व्यापारिक ढांचा क्या है, उनका राजनीतिक ढांचा क्या है, इस पर वो कठोर नियंत्रण रखते थे। अब हम बात करते हैं 1784, जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात किया कि 1784 का जो एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट, इसकी कहानी हम समझते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप देखेंगे कि इसकी कहानी जब पूरा देखिए, जब कहानी के हिसाब से या कहानी बता के पूरी चीज़ें बताई जाती हैं, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से और यूज़फुल तरीके से उस क्लास को बच्चों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है। बाकी आप लोग कमेंट में राय दे सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं 1784 की। अब 1784 की बात करिए, 73 से अगर आप 83 जोड़ेंगे 10 साल और एक 11 साल। तो उस समय क्या हुआ, ब्रिटेन में गवर्नमेंट जो है पिट्स की थी, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो पिट्स थे, ठीक। अब पिट्स थे तो वो अपने नाम पे ही एक्ट जारी कर दिए पार्लियामेंट में, वहां से वो उन्होंने अपने नाम का एक एक्ट पारित कराया, और उस एक्ट को पारित ब्रिटेन में होता है, लागू भारत में होता है। आप समझिए इस बात को कि ये तो वही बात हुई कि जैसे आप खाना कहीं और बना और परोसा कहीं और गया, कि खाना बना आपकी मान लीजिए दूसरी जगह, और जब खाना खाने का टाइम आया तो वो आपके बिल्डिंग पे खाना आया और तब आप खाएं। तो वही हाल है कि ब्रिटेन में कानून बनता है वो भारत पे लागू होता है। मतलब हम भारत के लोग, ये एक लाइन जो मैंने बोला कि हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना की एक लाइन है। तो हम भारत के लोग, आप सोचिए कि कितने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे कि एक दूसरे देश की कॉलोनी बन चुके थे और दूसरा देश हमारे पे शासन कर रहा था। कानून हमारे हमारे लिए कानून ब्रिटेन में बनते थे और वो लागू हमारे ऊपर होते थे, जबकि हमारा वहाँ कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं होता था। हम ब्रिटेन की संसद में ना बोलने जाते थे, ना वहाँ के हम सदस्य थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं थे। अब उस कानून को भारत में लागू आप करेंगे तो नो डाउट आप किसके ऊपर लागू करेंगे, आप कंपनी के ऊपर लागू कर रहे हैं प्रत्यक्ष तरीके से, लेकिन वो कानून लागू हो रहा है भारतीय जनता के ऊपर अप्रत्यक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से। बहरहाल ये सब टॉपिक डिस्कस करने का फ्रेंड्स ये मतलब रहता है कि आप चीज़ों को कनेक्ट करके, इंटरलिंक करके आप समझे चीज़ों को कि हाँ, सच में अगर ब्रिटेन में कोई कानून लागू हो रहा है और भारत की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में है ब्रिटेन की, अगर उसके ऊपर कोई कानून लागू हो रहा है ब्रिटेन से, तो फिर वो किसके ऊपर, इनडायरेक्ट तरीके से वो भारतीय जनता के ऊपर दबाव डालता है, भारतीय जनता के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो जब आप देखेंगे 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, अब उस समय वो वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पिट्स, मिस्टर पिस्ट। तो पिट्स का कहना ये था कि मेरे नाम पे ही ये जारी किया जाए, और उसके बाद 1773 में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए लाया गया। अब जैसे 1773 का ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, कंपनी को बेसिकली रेगुलेट या नियंत्रित करना चाहता था, उनमें जो कमियां थी वो 1784 के एक्ट में शामिल की गई। अब समझिए, जब 1773 में जो भी कमियां थी दूर करने के लिए लाया गया था। अब कमियां क्या थी, कमियां यही थी कि हमेशा ब्रिटेन ये चाहता था कि एक व्यापारिक कंपनी सिर्फ और सिर्फ अगर व्यापार करती तो ठीक था, लेकिन अब क्या हुआ कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई। अब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई तो वहां और नए नए अमीर वर्ग उभर के आए, जिसको बुजुर्गा वर्ग बोला जाता है। अब वो चाहेंगे कि कंपनी का एकाधिकार किसी भी देश में ना हो, क्योंकि उनको भी व्यापार करना था। और भारत एक बहुत ऐसा देश था कि भारत में व्यापार करने का सबसे सही तरीका उस समय था। भारत एक बड़ा देश था। भारत उस समय 1773 तक इतना भी गरीब नहीं हुआ था कि लोग सामान वेयर या खरीद ना सके।
तो अब वहाँ की कंपनियां, जो नई नई कंपनियां आई, उनके कुछ लोग सांसद बन के संसद में गए, ब्रिटेन की संसद में। तो वो इसीलिए ऐसे ऐसे कानून दबाव बना के, या यूं कहिए दोस्ती के तौर पे, वहां के प्रधानमंत्री से ऐसे ऐसे कानून बनवाना चाहते थे जो कानून उनके लिए भी लाभकारी हो, ना कि एक सिर्फ कंपनी के लिए। तो आप देखेंगे कि अब बात आती है कि राजनीतिक और व्यापारिक। जैसा कि मैंने कहा, 1784 में दोनों को अलग कर दिया गया, व्यापार अलग रखा गया और राजनीति अलग रखी गई। अब ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर व्यापार और राजनीति अलग ना करते तो फिर एक कंपनी बहुत ही पावरफुल बन जाती, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही ताकतवर बन जाती। और अगर वो ताकतवर बन जाती तो नो डाउट जिसके पास पैसा रहता है वो सरकारों पे भी हावी हो जाता है। और पिट्स को ये डर था, क्योंकि उनकी अपोजिशन पार्टी ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सपोर्ट करती थी, तो पिट्स को ये डर था कि अगर हम इनके व्यापार, इनके राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो ये कंपनी बहुत ताकतवर हो जाएगी और कहीं ना कहीं ये सत्ता पे दूसरों को काबिज करके अपना काम चलाती रहेगी। और सत्ता की ही लालच में हर चीज टूटती है। देखिए, किसी भी पर्सन को तब तक आप अच्छे लगते हैं जब तक आप उसके लिए यूजफुल हैं, जब तक आप उसके लिए काम के हैं। एक गांव में कहावत है ना कि काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। तो अगर आप काम के और काज के नहीं हैं तो नो डाउट लोग आपको कहेंगे कि आप बिल्कुल दुश्मन हैं अनाज के, क्योंकि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, फ्री में आप खा रहे हैं। तो यही चीज कंपनी पे भी लागू होती है कि अब राजनीतिक और व्यापारिक जो है दोनों को अलग करना। और व्यापार पे तो सरकार कंट्रोल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि सरकार चाहती थी कि ऐसे व्यापार होते रहें ताकि ब्रिटेन की इकोनॉमी बढ़ती रहे। व्यापार, अगर किसी भी देश में आपकी कंपनी जाके व्यापार करती है, जैसे सपोज करिए कि भारत में ही अभी बहुत सारी कंपनियां अमेरिका की हैं, तो वो जब व्यापार करेंगी तो वहां की सरकार क्यों रोक लगाएगी? वो तो चाहेगी ना कि हमारी अर्थव्यवस्था और अच्छी हो। तो ऐसे ही व्यापार पे तो इन्होंने बहुत हल्का कंट्रोल रखा, क्योंकि 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात की जा चुकी थी। अब 84 में क्या किया, एक नया चीज लॉन्च कर दिया, एक नई जो है बात उसमें निकल के आई। वो ये निकल के आई कि अब राजनीतिक जो नियंत्रण था वो वहां की ब्रिटेन की गवर्नमेंट डायरेक्ट तरीके से करने की कोशिश कर रही थी, कि राजनीतिक कार्यों को, एक व्यापारिक कंपनी को राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ व्यापार देखना चाहिए। और राजनीति का काम सरकारें देखेंगी या सरकार के लोग देखेंगे, जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे। तो अब इसमें नियंत्रण उन्होंने कर लिया। अब नियंत्रण करने के लिए एक और चीज उन्होंने बनाई, जैसे 1773 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया, वैसे ही 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, नया एक गठन किया गया। अब इसमें क्या किया गया, इसमें कुछ लोग सरकार के होते थे, कुछ व्यापारिक लोग होते थे, कुछ राजनीतिक लोग होते थे, जो अपने फायदे के लिए कंपनी को या सरकार को एक तरीके से अलग करके अपना फायदा देखना चाहते थे, कि व्यापार का काम कंपनी करे और राजनीतिक कार्य भारत में ब्रिटेन की गवर्नमेंट करे। अब उसमें क्या हुआ कि कंपनी के अधीन क्षेत्र, जो भी कंपनी अभी तक भारत के जो भी क्षेत्रों को एक्वायर की थी, जो भी क्षेत्रों पे कब्जा की थी, उन सभी क्षेत्रों को ब्रिटेन के सरकार के नियंत्रण में सौंपना था। 1784 का यही एक्ट था। पिट्स चाहते थे कि जितनी भी भारत में ऐसी जमीनें या ऐसी कंपनियां जो भारत सरकार की थी उस समय, और वो बेसिकली भारत सरकार क्या, मुगल बादशाह कहें आप, मुगल बादशाह की जितनी भी ऐसी चीजें थी, जो भी चीजें कंपनी ने कब्जा किया था, कंपनी ने युद्धों में जीता था, उन सब का नियंत्रण कौन चाहता था? ब्रिटेन की सरकार चाहती थी। क्यों चाहती थी? उसका रीजन आपको बता ही दिया है। अगर कोई भी कंपनी राजनीतिक और व्यापारिक और प्रशासनिक तरीके से बहुत मजबूत होगी तो वो अपने देश में सरकार बदलने में सक्षम होगी। और सरकारों को यही डर होता है कि जो भी कंपनी मजबूत हो वो या तो हमारे साथ, हमारे नीचे बनी रहे, अगर हमसे इतर होके, अगर हमसे बिखर के वो जाना चाहती है तो उनको कमजोर करो, नहीं तो वो प्रशासन में हस्तक्षेप करेंगी और आए दिन सरकार को अनस्टेबल करेंगी, और फिर सरकारें गिरने का डर रहेगा और फिर नई सरकार आएगी जिनका वो समर्थन करते हैं। तो इस तरीके से था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। जो कमियां थी हमने बता दिया, जो पहली बार झलक दिखी वो हमने बता दिया। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो पढ़ेंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो पढ़ा दूं अगर मैं तो बच्चे बोर हो जाएंगे और बच्चे फिर वीडियो देखेंगे नहीं। नो डाउट बहुत ही अच्छा क्लियरेंस के साथ आपको पढ़ाने वाला हूँ। पॉलिटी कुछ टाइम बाद मैं सोच रहा हूँ कि हिस्ट्री की भी कुछ क्लासेस स्टार्ट हों जो मेरे द्वारा ही पढ़ाई जाएं।
और वो क्लासें बहुत ही यूज़फुल होंगी और मैं बताता चलूँगा कि कहाँ से पीवाईक्यू, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में और किस तरीके की रिलेवेंसी इस टॉपिक से क्वेश्चन की हो सकती है, वो भी मैं डिस्कस करते हुए चलूँगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जो मेरे नाम से ही है, आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए और अच्छी क्लासेस के लिए और बहुत ही यूज़फुल तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा और एकदम सही चीज़ें आपको डिफ़ाइन करके बताने की कोशिश करूँगा। बाकी ऐसे ही सेकंड सेकंड जो वीडियो हमारी आएगी वो इसके आगे की टॉपिक रहेगी, वो रहेगा ये जैसे 1773 का था, 1784 आपको समझा दिया। अब इसके बाद हम समझाएँगे 1813, फिर आपको 1833 समझाएँगे, फिर आपको 1833 के बाद हम समझाएँगे 1858, 1858 के बाद हम समझाएँगे 1861 में क्या हुआ, 1861 के बाद सीधा हम जंप कर जाएँगे, जब 58 की हम बात करेंगे तो फिर ब्रिटिश ताज और ब्रिटिश क्राउन और वहाँ की सरकारों के बारे में कि किस तरीके से भारत में उन्होंने रूल किया, वो सब चीज़ें क्लास में आपसे डिस्कस की जाएँगी। ओके, टेक केयर फ्रेंड, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।